पिछली वीडियो में हमने वाणिज्यवाद क्या है, वाणिज्यिक क्रांति के संदर्भ में हमने पढ़ा था। लेसन 6 वीडियो संख्या 2 में आज हम उसी वाणिज्यवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे। वाणिज्यवाद की जो विशेषताएं, राज्य द्वारा आर्थिक नियमन, राज्य द्वारा आर्थिक नियमन, आर्थिक मतलब बंदोबस्त, आर्थिक जो नियम हैं वो सारे राज्य द्वारा बनाए जाते थे। व्यापार के संदर्भ में, वाणिज्य के संदर्भ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल सिद्धांत ये स्वीकार किया कि राज्य जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में, उद्योगों के हित में जो है नियम बनाए। नियम बनाने पर जो है बल दिया गया है ज़्यादा, कि भाई जो है जितने भी नियम बनाए वो राज्य बनाए। इनका मानना है कि व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है स्वभाव से, तो उसके परिणाम जो है अच्छे नहीं आते। वो लोक कल्याण या सबके हित पर या समाज के हित पर या राज्य के हित पर जो है ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो स्वभाव से स्वार्थी होता है। इसके परिणाम गलत निकलते हैं। तो इसलिए इनका दृढ़ मत है वाणिज्यवादियों का कि राज्य का जो है व्यापार पर, उद्योग पर, कृषि पर जो है पूर्ण जो है नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण जो है वो पूर्ण चाहिए। राज्य का दायित्व है कि वह देश में धन की वृद्धि हो, समाज का जो कल्याण है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये राज्य का दायित्व है। इसलिए इस दायित्व को निभाने के लिए जो भी नियम बनाना पड़े, जो भी काम करना पड़े, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके नियंत्रण के लिए, धन वृद्धि के लिए, सब काम जो है राज्य को करने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इस वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो लेखक हैं, विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको। इस प्रकार की जिसमें राज्य द्वारा इतना नियमन होगा तो उसको राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी जो है कहा गया है। तो इसमें राज्य के हित ही जो है सर्वोपरि होते हैं। राज्य के हितों का जो है पालन किया जाता है, न कि व्यक्ति के हितों का पालन। इसलिए इसको राज्यवाद की संज्ञा भी जो है ऐसे विचारकों द्वारा, लेखकों द्वारा दी गई है। दूसरा जो बिंदु है इस व्यवस्था में, सोना चांदी का महत्व। ये बात हम पढ़ के आए हैं पीछे उद्देश्य में भी, कि सोने चांदी का जो संचय है, संचय मतलब इकट्ठा करने पर जो है जोर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक किया जाए, क्योंकि सोने चांदी को देश की जो धन संपदा है और शक्ति है जो, उसका प्रतीक माना गया है। इन लोगों ने नारा भी दिया इस संदर्भ में कि जितना ज़्यादा धन होगा, जितना ज़्यादा स्वर्ण होगा, तो उतनी ही ज़्यादा आपके पास शक्ति भी होगी। ऐसा इन लोगों ने नारा दिया। चाइल्ड जो एक इस संदर्भ में बड़े अर्थव्यवस्था वाणिज्यवादी विचारक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी देश की समृद्धि का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ पर सोना चांदी की जो मात्रा है वो कितनी है। इसी बात पर उन्होंने जोर दिया कि अगर वहाँ की खानों में अगर सोना है तो उसको ढूंढो, अन्यथा जो है आयात करो, उसको आयात करो, अपनी शक्ति को जो है आप बढ़ाओ सोना चांदी आयात करके, वस्तुएं बेचकर व्यापार जो है ऐसा करके अपने पक्ष में करके सोना चांदी आपके पास आ जाए। विलियम थॉमस मून ने भी अपने विचार दिए हैं। विलियम बेटी क्या लिखते हैं, विलियम बेटी भी एक बड़े विचारक हुए हैं। वो क्या लिखते हैं कि सोना चांदी न तो नाशवान है, न परिवर्तनशील है, मतलब बहुत बहुमूल्य जो है ये धातु है। इसको जितना ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है उसको प्राप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि साथ ही इन्होंने क्या कहा कि सोना चांदी को प्रत्येक स्थान समय पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे युद्ध शस्त्र खरीदे जा सकते हैं, सामग्री खरीदी जा सकती है, और ये युद्ध सामग्री और ये जो साधन संचालन है, ये सारे ही जो है संपन्नता की जो है कुंजी है। हाउस की अगर हम बात करते हैं, हाउस ने क्या कहा है इस संबंध में, संपदा ही शक्ति है और शक्ति ही संपदा है। तो ऐसा विचार भी दिया। तीसरा बिंदु हम ये एक बार इसमें पढ़ गए थे। बात ये मिलती जुलती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये नियम सारे मिलते जुलते हैं। विदेशी व्यापार व अनुकूल मान्यता। अनुकूल व्यापार हो विदेशी व्यापार के माध्यम से, वो कैसे होगा, उसको मान्यता कैसे दी। इन्होंने कहा कि
राज्य की जो विदेशी व्यापार को जो है राज्य की धन दौलत का, समृद्धि का जो है, वृद्धि का जो है आधार साधन जो है इन्होंने इसको माना है। इससे आत्मनिर्भरता आएगी, इससे संपन्नता की जो है कुंजी है ये विदेशी व्यापार। ब्रिटिश जो विचारक है वाणिज्यवादी थॉमस मून, वो कहते हैं, इन्होंने प्रकाश डाला है महत्व पर विदेशी व्यापार के। अपने धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप विदेशी व्यापार है इसे प्रोत्साहित करना जरूरी है। और क्योंकि राज्य को अधिक आय, राज्य को सम्मान, व्यापारियों को व्यवसाय, हमारी भूमि की तरक्की, हमारे युद्धों की विजय, सब प्रकार की तरक्की, सब किस पर निर्भर करते हैं? विदेशी व्यापार पर निर्भर करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, निर्यात जो मूल्य है वो अधिकता उसमें आनी चाहिए। मतलब जब व्यापार होगा तो आपका जो भेजा गया सामान है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो बजाय कि आयात की होगी। तो तैयार माल इसलिए कहते हैं कि तैयार माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही करो, आत्मनिर्भर बनो और कम से कम आयात करना पड़े, बल्कि निर्यात मूल्य जो आप भेज रहे हो उसका जो है अधिकता हो, उससे व्यापार क्या आएगा? आपके अनुकूल व्यापार संतुलन में आएगा और उससे राज्य की आय जो है वो बढ़ेगी। राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण, एक तरफा आपको एक पक्षीय जो है नीति अपनानी पड़ेगी राज्य के हित में। इसके लिए क्या कहा कि उद्योगों का जो है संरक्षण करे, उद्योगपतियों की जो है सरकार रक्षा करे, उनके हितों की रक्षा करे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि कच्चे माल का जो उत्पादन है उस पर जो है ज़्यादा बल दिया जाए, हमें किसी से आयात ना करना पड़े, हमारा पैसा ना जाए इस संबंध में। और जो विदेशों से माल आएगा तो उस पर आयात जो कर है वो भारी लगा दिया जाए, ज़्यादा लगा दिया जाए। इससे जो है वो मुकाबले में जो है हमारे ही वस्तुओं के जो स्वदेशी जो वस्तुएं होंगी उनके मुकाबले में न बिक सकेंगे, और नहीं बिकेंगे तो यहाँ का माल नहीं बिकेगा। और उन्होंने इससे आगे भी क्या कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दो, विदेशी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दें। जो मशीन है, कच्चा माल है, मशीन है, औजार है, इनका निर्यात नहीं करना चाहिए, देश के लिए क्या है? हानिकारक है। ये भी इसमें बात कही गई है। साथ में इन्होंने जो दूसरी बात की है, अगर ऐसा कुछ है तो इनके भी निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साथ ही जो है कारीगर, अगर अपने देश के कारीगर प्रवासन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो उसको रोकना चाहिए। ये भी राज्य के हित में नहीं है कि वो लोग वहाँ जाकर काम करें। तो कुल मिलाकर जो है इनका मानना जो था राष्ट्रीय हित में वो ये था कि अधिक से अधिक जो है निर्यात किया जाए और देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण के संदर्भ में हमने पढ़ा। आर्थिक एकीकरण की बात करें, पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, आपको पता ही है। उसमें स्थानीय, प्रांतीय जो कर थे, भिन्न भिन्न जो प्रणाली थी, चाहे वो कर की हो, चाहे माप की हो, चाहे मुद्रा की हो, वो बिल्कुल अलग अलग थी। उसमें बहुत तरह की बाधाएं थी, वो सारे व्यापार को वाणिज्य में बाधा बन रही थी। तो एक जैसा होना जरूरी है, उससे जो है आपको कहीं मापना है, कहीं गड़बड़ हो रही है तो वो सब आप पकड़ सकते हैं। अगर एक जैसा नहीं है तो उससे फिर लोग ठगी जो है करते हैं, लोग अनाचार करते हैं उसमें। तो इन लोगों ने राष्ट्रीय नीति अपनाने पर बल दिया। ये वाणिज्यवाद की विशेषता में से है कि राष्ट्रीय नीति अपनाई जाए, इस आवश्यकता पर बल दिया गया। और साथ में ही इन्होंने कहा कि इसके लिए जो है समान कर, समान चुंगी जो है आपकी होनी चाहिए, मतलब चीज़ें एक जैसी हो जाए, मुद्रा भी एक जैसी हो, मापतोल भी प्रणाली जो है एक जैसा हो। ये सब अगर सही होगा तो इस आवश्यकता पर इन्होंने विशेष बल दिया। अगर ये सब इस तरह से चला तो योजना अनुसार फिर इसके और विकास के लिए यातायात के साधन है, सड़क बनाना है, इससे भी तो व्यापार, नहर बनानी है, इन सब का निर्माण भी जो है किया जाएगा। सुझाव दिया गया इसमें कि राष्ट्रीय योजना के अनुसार ही ये सब चीज़ें बने, जिससे कि आर्थिक नीति का, राष्ट्रीय नीति का जो है पालन हो और वो सब एक दूसरे में सहायक हो। तो इस सारे को करने वाले जो देश थे, अगर हम उनकी बात करें, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, जिन लोगों ने इस प्रकार से काम किया, तो उन्हीं लोगों ने इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो है बढ़ावा दे पाए, अपने इस राज्य को विकसित कर पाए। उपनिवेशों की स्थापना पर बल,
ज़्यादा से ज़्यादा हम भी उपनिवेश थे, आपको पता ही है। तो ये किस लिए किए गए थे कि जो विदेशी व्यापार है, जो फैक्ट्रियां बनाएंगे या उद्योग धंधे जो लग रहे हैं, तो अनिश्चितता की भय जो था भी, अगर किसी राज्य में वहाँ के लोग बनाने शुरू कर दिया उत्पाद तो फिर हमारा क्या होगा। तो अनिश्चितता थी, उसके भय से मुक्त होने के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित किए जाएँ, उनके उससे धातुएं प्राप्त की जाएँ, धातुओं का संचय किया जाए सोना चांदी का, उससे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। तो 2 लाभ इसमें हुए उपनिवेश स्थापना से। पहला तो मातृ देश, जो मतलब खुद का जो देश था, वहाँ का सामान जो है यहाँ पर बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर उसको बेचो। दूसरा जो है कच्चा माल, इन देशों से, उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदो। इससे क्या लाभ होता था कि लागत जो है वस्तु की, उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाती। तो कंपटीशन जो होता था, प्रतियोगिता होती थी, जो उन उपनिवेशक जो थे, उनके जो निर्माणकारी जो या उद्योग थे, उन प्रतियोगिता में वो पिछड़ जाते थे और ये लोग आगे बढ़ जाते थे। यहीं ये लोग नहीं रुके, इन लोगों ने कई वस्तुओं के तो निर्माण पर रोक लगा दी। जब इनके उपनिवेशों में प्रोत्साहित किया गया कि भी हतोत्साहित किया गया कि ये चीज़ आप नहीं बनाएंगे, या कर ज़्यादा लगा दिए गए। तो ये सब काम का उद्देश्य जो था, पूर्ण नियंत्रण का एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने देश की या अपने हितों की जो है वो पूर्ति कर पाए। 7वां जो बिंदु है वो है शक्तिशाली राज्य का। देखो, अर्थव्यवस्था का जो नियमन था, हम सारी जो बातें पढ़ के आए हैं वही बात है। नियमन था, सोना चांदी का संचय था, ठीक है, नियम बनाने थे, ठीक है, यातायात के साधनों का विकास था, ये सब जो चीज़ें की गई, उद्योगों का जो संरक्षण किया गया, इस सारे का उद्देश्य क्या था कि आर्थिक एकीकरण हो। आर्थिक एकीकरण करना ही इनका उद्देश्य था। ये सभी कार्य जो है कौन कर सकता था? एक शक्तिशाली देश ही ये सब कार्य कर सकता था। कमजोर देश कैसे तो एक नीति बनाता, कैसे सोना चांदी इकट्ठा करता, कैसे नियम बनाता, कैसे उद्योगों को संरक्षण दे पाता। तो इस सब के लिए एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना जरूरी थी। और युद्ध में अगर विजय पानी है या ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने हैं आपने, या उन उपनिवेशों को जीतना है, दबाए रखना है, तो उसके लिए भी शक्ति जरूरी है। और शक्ति के लिए उद्योग व्यापार में आप आगे होने जरूरी हो। तो ये बात हमने पढ़ ली है अब तक। तो कुल मिलाकर जो अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो उभरता जो मध्यम वर्ग था उसको जो है सहारे की जरूरत थी, वो राज्य ने दिया। राज्य शक्ति का जो है उसको सहारा मिला, संरक्षण जो है उसको दिया गया, बाधाएं जो दूर की गई, और नई चीज़ें जो है बनाकर, चाहे वो नीतियाँ थी, नियम थे, उस सब से जो है राष्ट्रीय राज्य का जो आर्थिक एकीकरण की जो नीति बनी, और उससे जो है शक्ति भी, पहली बार ऐसा माना गया कि शक्ति और धन संपदा जो है एक दूसरे के पूरक हैं। राजाओं को, निरंकुश राजाओं को ये विश्वास दिलाया गया कि भी अगर धन होगा तभी आप शक्ति हासिल कर सकते हैं। तो धन के लिए आप व्यापार को, वाणिज्य को जो है विशेष रूप से बढ़ावा दें अपने राज्य में। तो ये हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे जो है इसकी विशेषताएं थी। अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो वाणिज्यिक क्रांति आई उसके उदय के जो कारण क्या थे।